गुड मॉर्निंग। ऑल इंडिया रेडियो और राजसभा के एनालिसिस में आप सबों का स्वागत। अगर ऑल इंडिया रेडियो के अंदर न्यूज़ की बात करें तो कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन संसद टीवी के अंदर दो न्यूज़ है इम्पोर्टेंट है। एक तो कॉलेजियम सिस्टम और दूसरा न्यूज़ है ई रुपया के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक रुपया जिसको हम कह रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। देखो, यहाँ पर पॉलिटिक्स को साइड करके थोड़ा सा समझने की बात करेंगे, आखिर कैसे जजेस की नियुक्ति होती है। तो कॉलेजियम सिस्टम से होता है, ये बात हम लोग देख चुके हैं। फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, ये सब एक प्रक्रिया आया था। अब देखो, यहाँ पर दो तीन बातें पहले यहीं पर क्लियर कर लेते हैं, फिर इसके डायमेंशन को समझेंगे। मेन डायमेंशन क्या है कि आखिर कॉलेजियम पर बात क्यों होती है। तो पहला डायमेंशन ये है, पहला आयाम, कि यहाँ पर केसेस बहुत पेंडिंग हैं, करीब 3.5 करोड़ के आसपास केसेस पेंडिंग हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के जजों को अपॉइंट करने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत समय लग जाता है, या फिर आप इंटरनल सुप्रीम कोर्ट के जज ही अपने खुद को अपॉइंट करते हैं, ये सब क्रिटिक्स के अंदर आएगा। दूसरा बात क्या है, एक तो मैंने पेंडेंसी की बात कही, दूसरा क्या है कि यहाँ पर जो है ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो जजेस को अपॉइंट कर रहे हैं, मतलब ये क्रिटिक्स है। तो ये बातें ध्यान रखने वाली बात है। कानून मंत्री, क्या कानून मंत्री, हम लोग कानून मंत्री की बात नहीं करेंगे। यहाँ पर क्या है, कॉलेजियम प्रणाली के तहत जजों के पास ट्रांसफ़र करने का और अपॉइंट करने का ये अधिकार है। हालांकि ये बातें कॉन्स्टिट्यूशन में भी कही गई है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन से आया। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस समय टी कृष्णामाचारी या फिर अंबेडकर जी बहुत सारी बातें बोले इन सब के बारे में कि जजेस की अपॉइंटमेंट किस तरह से हो। उस डिबेट में तो हम नहीं जाएंगे, लेकिन संविधान के अंदर हमारा जितना भी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है उसके अंदर जो है कंसल्टेशन शब्द का बहुत बार प्रयोग किया गया है। और इस सुप्रीम कोर्ट के जज के अपॉइंट के ऊपर जो कंसल्टेशन शब्द है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने डिफाइन किया था कि कंसल्टेशन मतलब दोबारा अगर वापस आए, अगर एग्जीक्यूटिव से, तो उसको आपको पास करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर सारा अथॉरिटी किसके पास चला जाता है, जुडिशरी के बाद। सरकार नामों पर पुनर्विचार के लिए कॉलेजियम के पास भेज सकती है, वापस भेज तो सकती है, लेकिन उसके बाद उसको वो मोहर लगाना ही पड़ेगा। और कॉलेजियम प्रणाली के बाकी बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं नहीं कही गई है। कॉलेजियम दोबारा नाम भेजे तो सरकार को मानना ही पड़ता है, अभी अभी कहा। और 1993 तक न्यायाधीश की नियुक्ति कानून मंत्रालय द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा किया जाता था। उसके बाद जो केसेज आते हैं, SP गुप्ता केस, फर्स्ट जजेस केस, सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केस, अब तो इसके अंदर पैनल के अंदर कॉलेजियम सिस्टम के अंदर 4+1, ये 4 सीनियर मोस्ट जजेज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। संविधान की भावना से चले तो जजों की नियुक्ति सरकार का काम है, मतलब ऐसा कानून मंत्री का कहना है। अभी भी बताया, भारत छोड़कर ऐसा कहीं नहीं है। जजों की नियुक्ति को लेकर अभी बोला स्पष्ट प्रावधान, यहाँ पर क्या है, जजों की नियुक्ति को लेकर संविधान में स्पष्ट प्रावधान है, लिखा गया है। क्या लिखा गया है, 124(2) के अंदर कहा जाता है, आर्टिकल नंबर, सुप्रीम कोर्ट जजों की नियुक्ति का अपॉइंटमेंट के बारे में प्रावधान किया गया है 124(2)। यहाँ पर वही परामर्श की बात, तो हम सेम बात वही रिपीट हो रहा है। यहाँ पर मैंने बोला 4 और 1 सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम सिस्टम। कॉलेजियम द्वारा सुप्रीम कोर्ट और राज्यों के हाई कोर्ट के भी जजों की अपॉइंटमेंट या ट्रांसफ़र होता है। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जजों से परामर्श करके जजों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये बात ध्यान रखने वाली बात है। और न्यायाधीश का परामर्श नियुक्ति में अहम रोल होता है। कोई भी जज रिटायरमेंट तक कॉलेजियम का मेंबर रह सकता है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो, नेक्स्ट आर्टिकल जो है ई रुपये के बारे में है। जरा सा ई रुपये की पहले पृष्ठभूमि समझते हैं। पहले तो ई रुपया समझते हैं क्या होता है। देखो, ई रुपया का मतलब हुआ कि जैसे बिटकॉइन होता है, वो आप मोबाइल के अंदर बिटकॉइन होता है, वो तो इलीगल है, कुछ कंट्री में हो सकता है लीगल हो। तो बिटकॉइन जो है सो अलग तरह का है, लेकिन ये हमारे यहाँ लीगल टेंडर होगा। मतलब एक्चुअल में ये जो लाया गया है, ये RBI एक्ट जो हमारे पास है 1935 के तहत, इसमें अमेंडमेंट करके इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ को ऐड किया जा रहा है और ये पायलट बेसिस पे बात की जा रही है। देखो, इसमें इंटरेस्ट भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, पहले हम सफ़र देखने का कोशिश करते हैं। 2017 में डिजिटल करेंसी के लिए उच्च स्तरीय एक मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस बनाया गया और 2020 में रिजर्व बैंक ने एक आंतरिक कार्य समूह बनाया, इंटरनल मैकेनिज्म बनाया। और यहाँ पर 2021 में रिजर्व बैंक वर्किंग ग्रुप ने अपनी सिफारिशें दी और
जो हमारा आम बजट आया था 2022 में डिजिटल करेंसी जारी करने की घोषणा कर दी थी। यहाँ पर एक और बात ध्यान देने वाली बात है कि 2022 में मार्च 2022 में सरकार ने गजट के जरिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के बारे में बता दिया और डिजिटल मुद्रा लेकर कॉन्सेप्ट नोट लेकर आ गया। थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं पहले इसको, फिर और बात करते हैं। देखो, ई रूपी टोकन आधारित होगा, अकाउंट आधारित होगा, देखने वाली बात होगी। डिजिटल करेंसी थोक और खुदरा स्वरूप कैसा होगा, मतलब होलसेल में या फिर आप रिटेलर में, किस तरह का होगा। ये रुपया कैसे जारी होगा, आप लोगों के दिमाग में उठ रहा होगा यार मोबाइल में। अब देखो, जैसे हमारे पास फिजिकल करेंसी है, अभी मान लो हमारे पास 100 रुपया है और 100 रुपया आपके अकाउंट में भी है, तो अकाउंट में हम लोग डिजिटल यूपीआई की सहायता से किसी को ट्रांसफ़र कर दिए या फिर किसी शॉप वाले के पास गए या बैंक में गए, तो वो हमें फिजिकल रूप में 100 रुपया या 500 रुपया दे देता है। लेकिन ये किस तरह का होगा, ई रूपी कैसे जारी होगा, अकाउंट कीपिंग कैसा होगा, बड़े पेमेंट किस तरह से होंगे, पेमेंट सिस्टम कैसा होगा, उपभोक्ता और के बीच अंतिम व्यक्ति मतलब डिजिटल और ह्यूमन के बीच किस तरह का डिवाइड होगा, बिना इंटरनेट की क्या संभव हो पाएगा ये चीज़। 2022 के बजट में डिजिटल मुद्रा लाने की हुई घोषणा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए फिर भी गवर्नमेंट ने बात किया, डिजिटल मुद्रा लाने की घोषणा की। रिजर्व बैंक शुरू कर रहा है पायलट प्रोजेक्ट, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी विचार पत्र भी जारी कर दिया। दूसरा बात, 10 देश लॉन्च कर चुके हैं डिजिटल मुद्रा। बहामास 2020 में सबसे पहले डिजिटल मुद्रा लॉन्च करने वाला कंट्री है। जमैका डिजिटल मुद्रा है, जमैका का डिजिटल मुद्रा है जैम डेक्स। चीन और साउथ कोरिया भी लॉन्च करने वाला है। 60 से अधिक देश डिजिटल मुद्रा की में दिखा चुके हैं दिलचस्पी। ई रूपी वॉलेट भी रखा जा सकता है। ई रूपी का मतलब ई ट्रांजैक्शन नहीं है। नेक्स्ट देखो, ये सारी बातें आंसर के अंदर लिखा जा सकता है, बहुत हॉट टॉपिक है। डिजिटल अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती, बिटकॉइन जैसे वर्चुअल करेंसी को खत्म करेगी, मनी लॉन्ड्रिंग पर नज़र रखा जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पर एक बात बताऊँगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखो, जैसे अभी मान लो आप 1 लाख रुपया, 1 लाख रुपीज़ डिजिटल करेंसी गवर्नमेंट ने क्या किया, जारी कर दिया। तो गवर्नमेंट 1 लाख अगर जारी कर दे, मोबाइल से आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी दुकान पर जाओ, आप टॉफ़ी खरीद लो, पेन खरीद लो, यूपीएससीएस पर यूपीएससीएस पेन आपको बुक लेना है, आपके अकाउंट में मान लो 100 रुपये पड़े हैं, तो 100 रुपये उसको ट्रांसफ़र कर दिया। अब मार्केट में भी हमारे पास बहुत सारे पैसे हैं जो हमारे पास फिजिकल करेंसी है या फिर हमारे फ़ोनपे में है, तो आरबीआई क्या करेगी, ये जो 1 लाख रुपया मैंने अभी बोला था कि ये डिजिटल करेंसी है, मतलब डिजिटल करेंसी नहीं, सॉरी, इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ है, इसमें से 25,000 रुपये वो आरबीआई अपने पास रख लेगी। अगर इसको रख लेगी तो अब बचा कितना, 75,000। तो ये जो इन्फ्लेशन का संभावना होगा, जो मुद्रास्फीति मतलब बराबर, मतलब एक ऐसा समय करते करते ऐसा समय हो सकता है जो फिजिकल करेंसी हमारे पास 500 का नोट होता है, 100 का नोट होता है, पूरी तरह से मार्केट से गायब हो जाए और सारा का सारा कहाँ आ जाए, हमारे मोबाइल के वॉलेट के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिक रुपीज़ वॉलेट के अंदर, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग रुपया हमारे पास आ जाए। तो यहाँ पर इन्फ्लेशन होने की संभावना नहीं है, वो धीरे धीरे स्लोली होगा, मतलब वो बराबर में आ जाएगा। तो इन्फ्लेशन बनाए रखने के लिए, इन्फ्लेशन आप समझ ही रहे होगे कि बराबर करना, तो बराबर करने में तो वक्त लगेगा, धीरे धीरे इसकी शुरुआत की जाएगी। थोड़ी सी परेशानी चुनौतियाँ भी आएंगी, कैसे किस तरह से आएंगी। और दूसरा बात, अगर मान लो 100% फिजिकल करेंसी बाहर आ गया, मतलब आरबीआई ने सोक कर लिया, आरबीआई हटा दिया मार्केट से, तो हमारे पास क्या होगा, ई रुपया आ जाएगा, मतलब मोबाइल के माध्यम से सारा ट्रांजैक्शन हम लोग ऑनलाइन करेंगे। अब जो ये ई रुपया करेंगे तो मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा पहले हमको फ़ायदा होगा, जो गलत तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं। दूसरा बात, काउंटरफिट। ये काउंटरफिट क्या होता है आपको शायद पता होगा, जो पुराने हमारे चैनल को पहले से देख रहे होंगे उनको पता होगा। मतलब मान लो एक आपका 500 का नोट है, इसका एक नकली नोट भी तो बनता है, तो ये जो काउंटरफिट होता है इसको नकली नोट बोलते हैं, तो काउंटरफिट से हम लोग बच जाएंगे। तीसरा बात, जो मनी जो हमारे पास फिजिकल करेंसी होता है, वो फिजिकल करेंसी मान लो 200 रुपये का नोट है हमारे पास, आजकल 200 रुपये का नोट भी आगे आया हुआ है, ये मार्केट में चलते चलते क्या होता है, ख़राब होता है। तीसरा बात, जब इसकी छपाई होती है तो छपाई में मान लो 10 रुपये का खर्च हुआ 100 के नोट को बनाने में, लेकिन इसकी सिक्योरिटी इतनी हाई होती है कि सिक्योरिटी पर बहुत खर्च होता है, 5-5 हज़ार करोड़ रुपये बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, तो ये खर्च भी बचाया जा सकता है। अब आते हैं यहाँ पर, दूसरे देशों को राशि भेजने पर लागत 2% की कमी आएगी, ऐसा एक्सपर्ट का मानना है। तो ये तो पहले पायलट प्रोजेक्ट के बाद पता चलेगा। देखो, जैसे एक सिंपल बात बताता हूँ, ये कोई नया कॉन्सेप्ट ई रुपी कोई नया बात नहीं होगा हमारे लिए, हम लोगों को अभी लग रहा है।
आज से फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हमारे थे, उन्होंने कहा था कि आप क्या कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए इंटरनेट चाहिए, इसके लिए ये चाहिए वो चाहिए, देयर आर सो मेनी थिंग्स ही हैज़ डिस्कस इन पार्लियामेंट, बहुत डिस्कस हुआ, लेकिन आज हमारा कंप्यूटर सारे काम को बदल चुका है। तो ये बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आगे भविष्य में हमारे लिए भी ये जो कैसे आज आप कैसे आपने सोचा था कभी मोबाइल से पैसा भेजेंगे आपके घर? पहले तो मनी ऑर्डर की व्यवस्था होती थी, मनी ऑर्डर से पैसा जाता था, एक्स्ट्रा चार्ज लगता था, उसके बाद आपका पेटीएम वगैरह आना शुरू हुआ, उसके बाद मनी डीडी डिमांड ड्राफ्ट जाता था, फिर उसको बैंक में अकाउंट में डाल करके भजाया जाता था, फिर धीरे धीरे आप पेटीएम पे आए, पेटीएम से कुछ मोबाइल रिचार्ज होने लग गया, फिर पेटीएम से कहाँ आ गए हम लोग, अब फ़ोनपे पे आ गए, और अब तो किसी भी अकाउंट में एसबीआई का अकाउंट हो, चाहे आपका किसी भी दूसरे बैंक का हो, बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, किसी भी अकाउंट ईजिली आप यूपीआई के थ्रू ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो बहुत जल्दी भविष्य में ये भी एक कॉमन बात हो जाएगी, लाभार्थियों को सीधे राशि भुगतान में सहूलियत होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो बैंकिंग और जो मॉनेटरी पॉलिसी है और जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है, सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, इंक्लूजन बढ़ेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा, वही बात जो मैंने बताया, नोटों की प्रिंटिंग की लागत घटेगी, काले धन ब्लैक मनी पर रुकेगा, ई-रुपये भविष्य में प्राइमरी करेंसी होगा। हाँ बिल्कुल प्राइमरी करेंसी हो सकता है, ये आप कंक्लूजन में लिख सकते हो। अब बात करते हैं कुछ चैलेंजेस के बारे में। चैलेंजेस भी तो होंगे, साइबर सिक्योरिटी। देखो ये टेक्नोलॉजी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आई थिंक आधारित होगी, तो ये टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर्ड है। दूसरा बात, किसके अकाउंट में कितना पैसा है, कोई सेंध मार सकता है, तो ये सब प्राइवेसी का ध्यान आरबीआई को रखना पड़ेगा। ग्राहकों के बीच हम लोग कितना एक्सेप्ट करते हैं, जैसे अभी भी डिजिटल मुद्रा पे आप छोटे मोटे दुकान पे जाओ तो देखो एक्चुअल में होता क्या है, एक और बात यहाँ पर समझते हैं कि हमारे जितना भी मनी का फ्लो होता है वो इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा होता है। इनफॉर्मल सेक्टर मतलब असंगठित क्षेत्र, जो नॉर्मल दुकान वगैरह होते हैं, बड़े बड़े कंपनी वाले तो किस तरह से करते हैं वो तो आपको पता ही है, लेकिन इनफॉर्मल सेक्टर ये इसको मानते हैं कि नहीं। जैसे अभी मैं जो बोलने जा रहा था, छोटे मोटे दुकानदार हैं वो इस आज भी डिजिटल पेमेंट लेना पसंद नहीं करते, कुछ एक, हालांकि सब तो लेने लग गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट की आवश्यकता होगी। डिजिटल डिवाइड जो बहुत बड़ा गैप है, किसी के पास इंटरनेट है, किसी के पास नहीं है। अब लोगों के बीच ये भी भ्रांतियाँ ही होंगी, जैसे कोरोना का वैक्सीन आया, जब हम लोग कोविशील्ड वगैरह आया तो नहीं हम नपुंसक हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे, वैसे आ जाएंगे, बहुत सारी भ्रांतियाँ थी, बट हमने वैक्सीनेशन किया, सबने समझा। तो उसी तरह से लोग कहेंगे अरे यार इंटरनेट के बिना चल काम करेगा नहीं करेगा, तो ये एक चैलेंजेस आप कह सकते हो जिसको बताना पड़ेगा लोगों को। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं किस तरह से हम करेंसी को आगे लेके आए टेक्नोलॉजी के माध्यम से। ECS 1990 में आया था, RTGS जो हम लोग करते हैं 2004 से हुआ, NEFT जो करते हैं 2005 से स्टार्ट हुआ, IMPS करते हैं देखो 5 साल बाद 2010 से, CTS 2011 से, NEC 2012 से, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे पास ये UPI 2016, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसको बोलते हैं 2016। ये ज़रूर ध्यान रखना। देखो कुछ कहावतें हैं, वैसे किसी आंसर वगैरह लिखने के लिए या समझने के लिए है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, लाख टके की बात कहिए, देखो रुपया कितना वैल्यू वाला बात है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, पैसे दांत से पकड़ना, नोट छापना, इस तरह की बातें। नोटों की क्या बरसात हो रही है, पैसा हाथ का मैल है, टाइम इज़ वेल्थ। यहाँ पर देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आप किसी ऐसे की शुरुआत अगर टाइम इज़ वेल्थ अर्थात समय ही धन है, रुपया ऐटना, बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया, ये सब बातें कही जाती हैं। उम्मीद करता हूँ ई-रुपीज़ आर्टिकल को आपने थोड़ी बहुत तो समझी होगी, मैंने कोशिश किया है, और डिटेल आएगा तो और आगे बात करेंगे। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू।